साल 2018 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीं यादों के साथ गुरूब। नए साल 2019 से लोगों ने अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। नए साल की आमद पर अवाम जश्न मनाने के लिए बेकरार। 2019 सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सीव्यू पहुँच गए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनवाई। वज़ीर आला की हिदायत पर डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस। असलहा लेकर चलना जुर्म होगा। सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद। समंदर पर जाने पर दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ कहते हैं म्यूजिक बजाएं, डांस करें, फायरिंग ना करें। शहरी साहिल समंदर पर नए साल का इस्तकबाल करेंगे। सिंध हुकूमत और पुलिस की जानिब से पहली बार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। शहरी 2 दरिया के करीब पहुंचकर फायरवर्क से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा। खुर्रम शेरजमान ने तहरीक इल्तवा सिंध असेंबली में जमा करा दी। कहते हैं JIT रिपोर्ट बहुत खौफनाक है। वज़ीर आला सिंध मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं, फौरी इस्तीफा दें। मुर्तजा वहाब कहते हैं आज कुछ नादान दोस्तों ने असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा कराई। मौजूदा तहरीक इल्तवा पर भी खुर्रम शेरजमान को पछतावा ही होगा। इस तरह की साजिशें माजी में भी बेनकाब की, अब भी करते रहेंगे। पाक सरजमीन पार्टी से वापस MQM पाकिस्तान में आने वाले मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तंजीमी ज़ादरान की डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील से मुलाकात। कुंवर नवीद जमील कहते हैं मुत्तहदा अपने मंशूर और शानदार रिवायत पर कायम है। KMC ने NAB के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का NAB को 17 जनवरी तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। शाह लतीफ टाउन में MDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अरबों रुपए की 10 एकड़ कमर्शियल और रिहायशी जमीन वागुजार। ऑपरेशन में महकमा एंटी इंक्रोचमेंट, जिला कौंसिल और DC मलीर के अमले समेत पुलिस और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से खुर्रम शेरजमान ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली को तहरीक इल्तवा जमा करा दी है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि चूँकि JIT रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है और जिसमें कि मुराद अली शाह साहब के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल रहे हैं, इसलिए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कुछ नादान दोस्तों ने पहले भी तहरीक इल्तवा जमा कराई थी और इस दफ़ा भी खुर्रम शेरजमान को तहरीक इल्तवा पे पछतावा ही होगा। पहले भी हम माजी की साजिशें बेनकाब करते रहे और इस दफ़ा भी हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई है। ख़ासतौर पर जब JIT में इन 172 नामों के आने के बाद जब इन्हें ECL में डाला गया तो इस तनाव की सूरत हाल में मज़ीद इजाफा हो गया और हमने ये भी देखा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इंदिया दिया जा रहा है कि सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेनेट में लाई जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं ठीक हूँ। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके साथ आपकी पार्टी ने इल्हाक करके सबसे पहले मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त दी और एक मुतफ़िक़ा कैंडिडेट सादिक संजरानी साहब को सेनेट में लाया गया। उस वक्त जबकि मतलब पीपल्स पार्टी से आपका कोई वैसे इल्हाक नहीं था इस सेनेट इलेक्शन से कबल और मुख्तलिफ ऐसी सीट एडजस्टमेंट्स वाली इंतखाबात में भी हमें खान साहब अक्सर नज़र आए कि जब उन्होंने उनकी नॉलेज में नहीं होता था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के खिलाफ बात कर जाया करते थे और फिर उनके कान में बताया जाता था कि ये सीट एडजस्टमेंट पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत से ये इंतखाब लड़ रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं, अब सेनेट इलेक्शंस होने के बाद यानी चेयरमैन जो है वो एक मुत्तफ़िक़ा लाया गया, उसके बाद हुकूमत साजी हुई, सिंध में हुकूमत बनी, अब उसके बाद एक बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तनाव की सूरत हाल है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आफ्ताब साहब, लाइन ड्रॉप हुई, हम दोबारा लेना चाहेंगे। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये जो तनाव की सूरत हाल चल रही है, यानी ये जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला जारी है, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि वो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और अब इन तमाम चीज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है।
अगर हम माजी की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है, जो कि मखलूत हुकूमत थी, सिंपल मेजॉरिटी पे भी नहीं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी 5 साल मुस्लिम लीग नवाज ने वो हुकूमत चलने दी। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि महज JIT में कुछ नामों के आ जाने की वजह से और ECL में वो नाम आ जाने की वजह से अब सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हों। इसमें मुख्तलिफ बातें हुई। इसके अलावा एक जो तबका है वो ये भी कह रहा है कि शायद ये एक तरीके की इंतकामाना कार्रवाई है और कोशिश ये की जा रही है कि सिंध हुकूमत को किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जा सके, या ये कि वहाँ कोई हम ख्याल ग्रुप बनाया जा सके जिसके साथ मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 30 सीटों के साथ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 20 सीटों के साथ, और फिर कोई 20 से 25 या 30 उम्मीदवार हम ख्याल या फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बना के फिर सिंध हुकूमत जो है इसके ऊपर कब्जा किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्लियर है तो मैं उसको जी, मेरी आवाज आ रही है आपको आफ्ताब सिद्दीकी साहब? बिल्कुल। किसी पार्टी के साथ, स्पेशली पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई इलाक नहीं होगा। इमरान खान साहब ने सबसे पहले अनाउंस किया था कि सूबे बलूचिस्तान से स्पीकर आना चाहिए। उसमें जिसने भी वोट डाला वो एक डिफरेंट चीज है। अल्लाह का हमारा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ। जी, अच्छा, तो ये भी बता दीजिएगा आफ्ताब साहब कि इसी तरह 5 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी ने हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और मुस्लिम लीग नवाज ने 5 साल आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं की। मुख्तलिफ इल्जामात भी लगे आपकी पार्टी के मेंबर्स पे और दूसरे लोगों पे, लेकिन सर क्या अगर एक सूबे में एक पार्टी की मेजॉरिटी के साथ हुकूमत है तो क्या सर वो भी किसी तरह से हजम नहीं हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? ये कहा जा रहा है सर, आम लोगों का ख्याल ये है। कहा जा रहा है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए। कभी भी पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने ये नहीं कहा कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए। गवर्नर राज जो होता है वो मैक्सिमम दो महीने के लिए, फिर एक्सटेंशन 2 महीने की हो जाती है, कर सकते हैं। हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है। हाँ, अलबत्ता JIT की जो रिपोर्ट नहीं है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि JIT के ऊपर डिस्कशन ना किया जाए। तो JIT की रिपोर्ट के हवाले से ये डिस्कशन शुरू हुई है, और JIT की रिपोर्ट के ऊपर जो सिलसिला चल रहा था वो प्रेशराइज करने के लिए ये बात शुरू हो गई है, या प्रेशर में लाने के लिए कि ये गवर्नमेंट हटाई जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नर राज की सूरत हाल है, ना पार्टी की पॉलिसी ऐसी है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, और इब्तिदा में ये हुकूमत जो है ये मखलूत हुकूमत थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की गई। इसी तरह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब वफाक में हुकूमत की तो उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, लेकिन उस हुकूमत को भी गिराने की कोशिश नहीं की गई। सर, अगर एक सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये कोशिश क्यों है कि सिंध हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए? महज इस वजह से कि JIT में जो नाम आए हैं वो ECL में डाले गए हैं, और JIT में वो नाम मौजूद है। अभी उस पर तफ्तीश होनी है, अभी उस पर ट्रायल होना है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि आया वो मुल्जिमान जिनका नाम JIT में है, ये जो रिकमेंडेशंस दी गई है, क्या वो वाकई मुर्तकिब हुए हैं इस जुर्म के या नहीं हुए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गवर्नमेंट हटाने की बात नहीं कर रही है। खुर्रम शेख जमान साहब ने कहा है कि JIT में चीफ मिनिस्टर का नाम है तो उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। वैसे ही जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पनामा लीग में नवाज शरीफ का नाम आया था तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा, आजकल वो सारे क्लिप टीवी पे चल रहे हैं, कि उन्हें स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। और ये एक जेस्चर की बात होती है। हमारा कतन कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम गवर्नमेंट को हटा दें या निकाल दें या PTI यहाँ पे आ जाए। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि JIT की रिपोर्ट के हिसाब से आगे बढ़ा जाए। और ये JIT भी PTI की गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी। 27 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो एक्शन लिया था, और 6 सितंबर को ये JIT एस्टेब्लिश हुई थी, जिसने 24 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दी है। उसके हिसाब से ये मामला आगे बढ़े हैं। तो हमारी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर किसी का हो सकती है, मगर उस तरीके से जो अभी जमा कराई है खुर्रम शेख जमान साहब ने, वो चीफ मिनिस्टर के हवाले से की है। आफ्ताब साहब, मेरे ख्याल में शायद आपकी पार्टी में कंसेंसस डेवलप नहीं है, या सब लोग एक पॉइंट पे नहीं है। सर, खुर्रम शेख जमान साहब का ये साफ अल्फाज में कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब 2 धड़े हैं।
एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसको शायद वो फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम देना चाह रहे थे, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप। सर, जब इतने खुले अल्फाज में ये सब कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द हुकूमत बना के दिखाएंगे, और ये सर दावे किए जा रहे हैं आपकी अपनी पार्टी के सिंध के सरबराह की जानिब से, ये पार्टी मतलब ये दावे किए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं सर, तो ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी में क्या एक पॉइंट के ऊपर लोग मुत्तफिक नहीं है या अलग अलग बातें की जा रही हैं? बिल्कुल सही बात की है। एक हकीकी जो कि पीपल्स पार्टी भुट्टो की है, और एक ये जरदारी साहब की, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। कोई हमारा आपस का कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये आप लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। हाँ, ये है कि देखें, जब नजरियाती तौर पे लोग वीक होंगे या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहे होंगे तो वो अपनी गवर्नमेंट से नाला होते हैं। उस सूरत में उन्होंने रास्ते देखने होते हैं। वो रास्ता जो मिलेगा वो पीटीआई की तरफ मिलेगा उन्हें, और क्योंकि उन्हें यह यकीन है कि जिस तरह फेडरल में पीटीआई काम कर रही है, इस तरह सूबे सिंध में भी काम करके दिखाएगी, और हम सब लोग महरूमी का शिकार है, पूरा सूबे सिंध और कराची। आफ्ताब साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, कितने फीसद चांसेस हैं कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाए? क्या चांसेस है, क्या चांसेस नहीं है, जो भी काम होना है, जो होगा वो जमहूरी तरीके से होना चाहिए। जमहूरियत से हमारा यकीन है, पार्टी पॉलिसी ये है कि जमहूरियत के पॉइंट के तरह के हिसाब से सारे काम होने चाहिए। कोई गैर जरूरी और इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई काम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से, जहां से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मुख्तलिफ तंजीमी ज़ादरान जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, जो कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान में जिनकी वापसी हुई है। डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील से मुलाकात हुई, और अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरह सन 2018 में मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान कुछ टूट फूट का शिकार हुई, कुछ धड़ेबंदियाँ हुई, कुछ विकटें गिरी, जो कि पतंगे कट के और जाके पीएसपी के कैंप में शामिल हुई, तो अब उन लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। इसी हवाले से मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी अमीन भाई, बताइएगा कि ये खुशाइन बात है कि अब मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, और पाक सरजमीन पार्टी से वो रूठे हुए आपके जो कारकुनान थे या पार्टी के मेंबर्स थे जो यहाँ से चले गए थे, और जिस तरह एक पतंगे कटने का सिलसिला शुरू हुआ था और ये पतंगे कटती जा रही थी और पाक सरजमीन पार्टी में या पीटीआई में जा रही थी, अब पार्टी में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या समझते हैं, असल वजह क्या है सर इसकी? डॉक्टर साहब, ये बड़े खुशाइन बात है। हमें ये देखना पड़ेगा कि आज से ये साल भर पहले जो सूरत हाल थी और कुछ नापसंदीदा किस्म के लोग जो पार्टी में आ गए थे और जिनके बिना पर बड़ी पार्टी टूट फूट का शिकार होने लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें अपनी जगह स्टेबल है, मुनज़्ज़म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमकेएम और ज्यादा मुस्तैद मुनज़्ज़म होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। एमकेएम अपने जिसे कहते हैं अपने मंशूर, अपने इंतखाबी निशान पतंग और अपने परचम के साथ खड़ी है। और तो ये इससे हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनके अंदर एतमाद में इजाफा हो रहा है। और खुश आइन बात यह है कि जब एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन में उतरी थी 25 जुलाई को, तो वो कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन तमाम इलाकों में उसको बड़ी तादाद में वोट पड़े और 5 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे थे जिसमें उसको 300 से लेकर 3000 वोटों पे हराया गया। लेकिन इसकी ये इस बात की निशानदेही थी कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, शक्कर के अवाम एमकेएम के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने देखा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, अब से आज से 1 महीना पहले इस कराची शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सौदेकार यूनियन का इलेक्शन होता है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में। और एमकेएम पाकिस्तान अपने तमाम मुखालिफिन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के
तमाम लोगों के जबान से जब्त करा के जीत जाती है। जी। फिर आज से 5 दिन पहले गालिबन 22 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट का बाई इलेक्शन हुआ और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि सिंध में एमकेएम पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। जी, अमीनुल हक साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पाक सरजमीन पार्टी को जो इलेक्शंस में शिकस्त हुई और लोगों ने वोट नहीं दिया, या ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पाक सरजमीन पार्टी की सपोर्ट सिस्टम था वो हमें कमजोर नजर आया? क्या ये वजह है कि लोग अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ वापस आ रहे हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि उनके अंदर जो पाक सरजमीन पार्टी है, इसके अंदर 2 किस्म के लोग शामिल हुए थे। एक जिसे कहते हैं कि मखसूस किस्म के लोग और दूसरे मजबूर किस्म के लोग। हम मजबूरों के लिए दुआगोर है हमेशा, जबकि मखसूस वो लोग वो थे जो एमके में भी थे, तब भी एमके और महाजिर अवाम की बदनामी का बाइस बन रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मजबूर थे उनको यकीनन एमके आहिस्ता आहिस्ता अपने रैंक एंड फोल्ड में शामिल करती चली आ रही है। और मैंने आज से गालिबन 2 साल पहले भी यह बात कही थी कि जिस पार्टी का आपने नाम लिया वो 0 × 0 = 0 है। कराची के अवाम ने उसे बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कराची के अवाम सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान और उसके इंतखाबी निशान पतंग से रोमांस करते रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में भी इंशाअल्लाह ताला एमकेएम एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर इस शहर में उभरेगी। और क्योंकि असल सबसे बड़ी वजह यह है कि एमकेएम पाकिस्तान अर्बन एरिया को ओन करती है, कराची के लोगों को ओन करती है, कराची के अवाम के दुख दर्द पे खड़ी होती है। उनका यही वजह है कि कराची के अवाम, शहरी इलाके के अवाम एमकेएम के साथ भी खड़े होते हैं। और इंशाअल्लाह अमीनुल हक साहब, एक आखिरी सवाल के जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि जिस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से लोगों की बड़ी तादाद पाक सरजमीन पार्टी में जा रही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ऐसे लोग जिसका कि आपने भी जिक्र किया कि या तो मखसूस थे या मजबूर थे, यानी जिन्हें ड्राई क्लीनिंग की जरूरत थी, या ऐसा भी था कि बहुत से लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मंशा से या आपके इशारे पे ही वो पाक सरजमीन पार्टी में गए हों और उसके बाद अब क्लीन एंड क्लियर होके वो आपकी पार्टी में वापस आ रहे हैं? जी, इसको इस तरह ले ले, जिस तरह मैंने कहा कि जो मुख्तलिफ दीदा और नादीदा क़ुव्वतों के जोर जबरदस्ती के बिना पर इधर से उधर हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं और हम उन्हें सीनों से लगा रहे हैं और उनको भी अपने फैमिली का एक हिस्सा बना रहे हैं, एक मेंबर बना रहे हैं और एक फैमिली की तरह एमकेएम पाकिस्तान जैसे माजी में चलती चली आई है, उसी तरह अपने तमाम कारकुनान को, तमाम वोटर्स को, हमदर्दों को साथ लेकर मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसी मुनज़्ज़म तरीके से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में, राब्ता कमेटी की क़यादत में एमकेएम आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अमीनुल हक साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो आपने दरवाजे खोले हैं अपने रूठे हुए कारकुनान के लिए, मेंबर्स के लिए, तो क्या ये सबके लिए एक दावत आम है या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आने से रोक दिया जाएगा या मना कर दिया जाएगा कि आपको हम दोबारा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, वो तमाम लोग जो एमकेएम में वापस आना चाहते हैं, वो अगर अपने गलतियों पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपने तमाम बुराइयों को तौबा करके एमकेएम में शामिल होना चाहते, यकीनन एमकेएम के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे यकीन रखते हुए किसी क्रिमिनल एलिमेंट को अपने रैंक एंड फोल्ड में शामिल नहीं करेगी, बल्कि वो सियासी वर्कर, जैसे मैंने कहा कि जो मजबूरी के हालत में इधर उधर चले गए थे, उनके लिए मुकम्मल तौर पर सर, यानी कि ये जो दरवाजे खोले गए ये सबके लिए है, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसको आप आने से रोकेंगे? मैंने कहा कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और जो मुख्तलिफ खराबियों में मुलव्विस रहे हैं, उनके अलावा जो शख्स, जो लोग भी आना चाहे, जो भी सियासी कारकुन आना चाहे, यकीनन उनके दरवाजे एमकेएम के लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। केएमसी की जानिब से नैब के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट से रिव्यू किया गया है और अदालत ने नैब को 17 जनवरी को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है।
इससे कबल नैब ने कुछ नोटिस जारी किए थे केएमसी के लिए, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने एक रिबाउंड करते हुए या रिएक्ट करते हुए अब नैब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन का इदारा या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर किसी इदारे पर कोई उंगली उठाती है या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है और फिर वो इदारा ये समझे कि शायद ये इन्वेस्टिगेशंस या ये एहतसाब का अमल गलत किया गया है, तो फिर हत्या की इज्जत का भी दावा किया जा सकता है या तफसीली जवाब भी मांगा जा सकता है। यही कुछ हुआ है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ, जिसने नैब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और अदालत ने 17 जनवरी का टाइम दिया है नैब को तफसीली जवाब जमा कराने के लिए। अब देखना यह है कि क्या वाकई नैब के पास ऐसे शवाहिद मौजूद थे या वजूहात मौजूद थी जिनकी बिना पर केएमसी को नोटिस दिए गए थे या उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, या फिर शायद किसी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था जिसकी वजह से एक रूटीन में आके कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी नोटिस दे दिया गया। इसी तरीके से हमने पहले भी देखा था कि मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से कुछ लोगों को पहले भी नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन उस वक्त तक अदालत से रुजू नहीं किया गया था बल्कि लीगल नोटिस दिए गए थे, जिसमें ख़ासतौर पर हमने मुख्तलिफ एक पार्टी के खिलाफ भी देखा कि लीगल नोटिस दिए गए। तो अब उससे एक स्टेप आगे अदालत से रुजू कर लिया गया है और बाकायदा अदालत में दरख्वास्त जमा कराई गई है। अदालत में इस दरख्वास्त की सुनवाई हुई है और 17 जनवरी का टाइम दिया गया है नैब को तफसीली जवाब जमा कराने के लिए। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कि आज साल 2018 का आखिरी दिन है, यानी ये शब 2018 की आखिरी शब है और सन 2018 का जो सूरज है वो कुछ तल्ख और शीरीं यादों के साथ आज गुरूब हो गया है और अब आने वाला सूरज 2019 का सूरज है। अगर हम सन 2018 की बात करें तो इस साल में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो नाकाबिल फरामोश रहे, ख़ासतौर पे सियासी तौर पे कुछ ऐसी शख्सियात के साथ ऐसे वाक़यात हुए कि वो मकबूलियत की इंतहाओं से बिल्कुल यानी जेल की सलाखों के पीछे तक चली गई। शायद उनकी ज़िंदगी में ये वाक़यात हमेशा कभी फरामोश नहीं किए जा सकेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें मुख्तलिफ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, जिसमें कसूर की कमसिन बच्ची ज़ैनब से ज़्यादती का वाक़या है जिसके मुजरिम को सज़ा भी दी गई और फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके अलावा आम इंतखाबात का ही साल था, 25 जुलाई सन 2018 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की और फिर बिलाखिर वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बरतरी को कायम रखते हुए सिंध में हुकूमत बनाई। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो इमरान खान साहब पहली दफ़ा पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। बहुत सी अहम सियासी शख्सियात की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी चलता रहा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, कैप्टन सफदर साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को जेल की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी, शहबाज शरीफ को जेल की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। तो ये वो तमाम चीज़ें थीं जो साल 2018 में हुई और सिर्फ यही नहीं बल्कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को भी जेल की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। इसके साथ ही साथ फ़ख्र आलम का एक मिशन परवाज़ जो कि साल में पूरा किया गया और डैम फंड मुहिम जो है वो इस साल में चलाई गई और अब देखना यह है कि ये डैम फंड मुहिम जो चलाई गई, जो दयामेर भाषा और मेहमन डैम के लिए चलाई गई, ये किस हद तक कामयाब होती है। बहुत पुरज़म है, ख़ास तौर पे हमारे चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के शायद अवाम के चंदे से और जो जोश व जज्बा जो अवाम में जगाया जा रहा है, शायद चंदा जमा करके ये डैम बना लिया जाए। हम भी दुआ गो हैं और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान को इस डैम की ज़रूरत है और पाकिस्तानी हुकूमत और चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब इस मिशन में कामयाब होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहसन जो कि सीव्यू पर मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आते रहे, वापस होते रहे, डबल सवारी पे पाबंदी लगाई गई, फिर उठाई गई, रास्ते बंद किए गए, फिर रास्ते खोल दिए गए, फिर ऑफिशियल कुछ आतिशबाजी का नोटिफिकेशन भी आया। यानी इस साल गुज़िश्ता सालों के बरक्स इस दफ़ा सिंध हुकूमत की जानिब से आतिशबाजी का इंतज़ाम भी किया गया है और दो दरिया पे कराची के अवाम ये आतिशबाजी का मुजाहरा देख भी सकते हैं। ये पहली दफ़ा है बहुत सालों के बाद यानी कि बाकायदा सरकारी तौर पे ही कहा गया कि अगर अवाम चाहें तो वो दो दरिया
सीवीयू क्लिफ्टन पर पहुंचकर ये आतिशबाजी का मुजाहरा देख सकते हैं। इससे कबल गुज़िश्ता सालों में सीवीयू पर टोटल पाबंदी लगा दी जाती थी। इस दफ़ा भी सीवीयू पे यानी समंदर में जाने पर पाबंदी है। टोटल दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन अगर आवाम चाहें तो आतिशबाजी का मुजाहरा देख सकते हैं। इसी तरह IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम साहब ने यह कहा है कि आवाम चाहे जिस तरह चाहें जश्न मनाएं, म्यूज़िक बजाएं, डांस करें, लेकिन फायरिंग ना करें। इसलिए कि जब ये हवाई फायरिंग की जाती है, खुशी में की जाती है, फिर ये गोली ये नहीं देखती कि वो किस तरफ जा रही है। बाज़ दफ़ा ये गोली यानी इस गोली का निशाना कोई मासूम शख्स बन जाता है। मासूम जाने इस तरह फायरिंग के वाक़यात में ज़ाया होती हैं। और हर साल यही होता है कि साल नौ की जो तकरीबात होती हैं, ये जो जश्न मनाया जाता है, उसमें बहुत सी जानों का नुकसान भी होता है। इस दफ़ा उम्मीद करते हैं कि शायद सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने दौरा भी किया सीवीयू का, मुख्तलिफ लोगों ने उनके साथ सेल्फियाँ भी बनवाई, तो एक खुश आइंद ये बात है। और ऐसे मौके पे जब मुराद अली शाह साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, तो आवाम में यूँ घुल मिल के इस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करना और आवाम को ये आज़ादी देना कि वो आज़ादी के साथ न्यू ईयर मना सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। जी, हम बात करना चाहेंगे बिलाल अहसन साहब से, जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त सीवीयू पे। जी बिलाल अहसन, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिलाल हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज सुन सकता हूं। जी, तो क्या कहेंगे बिलाल हसन साहब, क्या पोजीशन है, क्या देखते हैं आप सीवीयू पे? लोगों में जोशो खरोश कितना है? कानून की कितनी पासदारी की जा रही है? जी, इस वक्त जो मैं मौजूद हूं सीवीयू पे, तो सीवीयू पे एक तवील अरसे के बाद कराची शहर के शहरियों को एक खुशी जो है वो मुयसर आई है कि वो 2018 के साल को खुदा हाफिज कहने के लिए और नए साल 2019 को खुशामदीद कहने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ सीवीयू पर मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द भी यकीनी तौर पे अगर कैमरे की आंख से आप देखें तो बहुत सारी बड़ी तादाद, जिसमें कि जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, तमाम की तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। और उनका कहना यह है कि यहाँ पर हुकूमत ने जो भी यहाँ पर जो भी फैसले किया, या हुकूमत ने जो भी यहाँ पर जो ऐलान किया है, उस ऐलान के तहत जो है यहाँ पर लोगों के एक बहुत बड़ा रश यहाँ मौजूद है। पुलिस की और रेंजर्स की बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों को कहा गया है कि वो नए साल की खुशी को मनाए, लेकिन बातें ना करें कि सिलसिला खराब हो। लेकिन लोगों की एक नौजवान है, तो ये मेरे इससे आपसे गुफ्तगू के दौरान इनका जोश खरोश यकीनी तौर पर आपको। बिलाल हसन साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कानून की खिलाफ वर्जियां किस हद तक देखने में आ रही हैं? यानी बगैर साइलेंसर की मोटर बाइक्स या असलहा लेकर चलना, जिसपे पाबंदी है और जुर्म करार दिया गया असलहा लेकर चलने को, तो क्या कहते हैं, क्या कानून की पासदारी की जा रही है या खिलाफ वर्जी भी की जा रही है? सिंध हुकूमत ने किस तरह के इक़दामात किए हैं आवाम की जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? किसी किस्म की नहीं की जा रही है, वो इसलिए कि मोटरसाइकिल पे जो 144 नाफिज की गई थी डबल सवारी पे, वो डबल सवारी के नोटिफिकेशन भी जो है खत्म कर दिया गया है। डबल सवारी पे नौजवान जो है वो अपनी खुशियों को जो है वो दोबारा कर रहे हैं। और रही बात वायलेशन की, तो अभी तक हमें कोई फायरिंग की आवाज नहीं आई है, ना कोई ऐसी बदअमनी या कोई ऐसी चीजें हमें नजर आएंगी जिसको हम कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो आजादी दी गई है, उस आजादी का जो है नाजायज फायदा उठाया गया है। लोग जो है वो डबल सवारी की जो नोटिफिकेशन का मनसूख हुआ है, उसके बाद यहाँ लोगों में हमने देखा कि नौजवान जो है वो मोटरसाइकिलों पर डबल सवारी करते हुए यहाँ पर जो है अपनी खुशियां मना रहे हैं। किसी किस्म की कोई बदअमनी का वाकया अभी तक कोई भी पेश नहीं आया है। जी बिलाल साहब, आप हर साल तकरीबन इसी तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में मौजूद होते हैं, क्या समझते हैं गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल कितना जोशो खरोश है और किस तरह से आवाम को छूट दी गई है ताकि वो खुशी के साथ साल नौ की अपनी जो जश्न है वो मना सके? डॉक्टर साहब, मेरे इर्द गिर्द जो जितने भी नौजवान यहाँ जमा है, उनकी नारों की वजह से उनके जोश का अंदाजा आपको हो गया होगा कि वो एक तवील अरसे के बाद जब यहाँ पर मौजूद हैं और वो नए साल की
खुशी की आमद में जो है अपने आप खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे इससे ज्यादा खुशी जो है नौजवानों का या आवाम को क्या हो सकती है। खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो कि अपने शीरख्वार बच्चों के साथ साहिल समुद्र पे आए। साहिल समुद्र पे गो के नहाने पर पाबंदी है, लेकिन साहिल समंदर पे जो सवारियां हैं, जो लोगों को पैसे लेके जो है घोड़सवारी कराती हैं या रिक्शे की सवारी कराती हैं, वो जारी है। लेकिन नौजवानों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जो है उन्हें आजादी के साथ जो है साल नौ की खुशियां मनाने का जो है मौका फराहम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये 2018 का आखिरी सूरज जो गुरूब हुआ और आज ये 2018 की जो शब गुजर रही है ये खैर ऑफियत से गुजरे और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। लोग जो जश्न मना रहे हैं वो खुशी खुशी अपने घर जाएं और यानी जो जिस स्पिरिट के साथ आवाम को ये छूट दी गई है या आवाम को ये आसानी दी गई है कि वो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को अच्छे अंदाज में मना सकते हैं, तो ये स्पिरिट को कायम रखा जाए, किसी किस्म की कोई वायलेशन ना की जाए, किसी किस्म की कोई फायरिंग ना की जाए। नाज़रीन, आज हमारे 2018 का आखिरी प्रोग्राम है। कल नए साल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपको बहुत बहुत साल नौ की मुबारकबाद। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।